नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनने से जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ आरजेडी और कांग्रेस खेमे में तो बाहर आ गई है, लेकिन बीजेपी खेमा जो है यानी कि बीजेपी का हाल पतझड़ जैसा दिख रहा है दोस्तों। बीजेपी सांसदों और विधायकों का दर्द गाहे बगाहे सामने आ ही जा रहा है और जिसमें सत्ता से बाहर होने का मलाल भी दिख रहा है और साथ ही साथ ये भी नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी तो पहले की तरह ही बची रह गई है, बल्कि अब तो तेजस्वी यादव भी अधिक मजबूत दिख रहे हैं। बीजेपी नीतीश कुमार को धोखेबाज बताने में लगी हुई है और जनता को यह समझाना चाह रही है बीजेपी कि कैसे उन्होंने बीच में पलटी मार ली, जबकि तेजस्वी यादव को घेरने के लिए तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था 10 लाख नौकरियों का, उस वादे को याद दिलाए जा रहे हैं। एक पत्रकार ने तेजस्वी यादव से इस बारे में सवाल भी किया तो उन्होंने भी बड़ा सधा हुआ जवाब दे दिया कि वो वादा तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा करने की बात थी, अभी तो हम उप मुख्यमंत्री बने हैं। वैसे तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने इस बारे में उनसे चर्चा की है और उनकी कोशिश होगी कि नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। और आप याद कीजिए कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि बम पर नौकरी हम निकालेंगे अपने इस शासनकाल में। तेजस्वी यादव के इस जवाब से उनकी राजनीतिक परिपक्वता दिख रही है। कम से कम तेजस्वी यादव ने सत्ता में आते ही ये साबित करने की कोशिश तो नहीं की कि जो लिट्टी चोखा बेच रहे हैं वो भी तो रोजगार है। वैसे गौर करने की बात यह है दोस्तों कि जिन पत्रकारों ने मोदी सरकार से कभी हर साल 2 करोड़ नौकरियों का सवाल नहीं पूछा, वो सत्ता के पहले ही हफ्ते में तेजस्वी यादव से 10 लाख नौकरियों पर सवाल पूछने लगे हैं। मीडिया के इस रुख से समझा जा सकता है कि बिहार में बेमौसम आए पतझड़ के मौसम में जो है उससे बीजेपी कितनी परेशान हो गई है। वैसे एक गजब संयोग ये भी है कि इधर बीजेपी सत्ता से बाहर हुई और उधर एक सर्वे आ गया जिसमें नेशन का मूड ये बताया गया कि मोदी जी अब भी पीएम पद के लिए सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, यानी लोग 2024 में भी नरेंद्र मोदी को ही पीएम बनते देखना चाहते हैं। इस सर्वे में राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता भी आंकी गई है, नापी गई है। लेकिन अब तो सवाल नीतीश कुमार को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि अब विपक्ष में नीतीश कुमार पर भी दांव लगाया जा सकता है। वैसे बीजेपी ने सत्ता पलट तो महाराष्ट्र में भी कराया था, आपको याद होगा, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन उसका असर महाराष्ट्र तक ही रहा, जबकि बिहार में सत्ता बदलते ही राष्ट्रीय स्तर पर समीकरण बदलने लगे हैं और यही बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता का कारण है। बताया जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन को सत्ता में लाने में सोनिया गांधी ने अहम भूमिका निभाई है और इसीलिए अब मंत्रिमंडल गठन से पहले तेजस्वी यादव सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे। और अभी जब ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो उनकी मुलाकात यानी कि तेजस्वी यादव की मुलाकात सोनिया गांधी से हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते यूपीए के काल में यानी कि 2004 से लेकर के 2014 तक का जो शासनकाल था उस वक्त में मजबूत रहे। बीच में कुछ उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का फैक्टर दोनों को एक साथ बांधे रखता है। और दूसरी खास बात यह है कि दोनों ही दल के नेता बीजेपी से जरा भी नहीं डरते हैं। दो निडर नेतृत्व के साथ, और कहें तो दो निडर नेतृत्व के एक साथ एक मंच पर आ जाने से बीजेपी का डरना स्वाभाविक है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जांच एजेंसियों की सख्ती और बढ़ सकती है। हालांकि इस पर भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीबीआई को हमारे घर में ही एक कार्यालय खोलना चाहिए, मैं उन्हें खुद जगह दे दूंगा। तेजस्वी यादव का जो ये बयान है वो बतला रहा है कि आने वाले वक्त में विपक्षी दल कुछ और अधिक आक्रामकता के साथ बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे। इसीलिए सवाल उठता है कि जब विपक्षी दलों के कंधे से कंधे मिलेंगे तो बीजेपी खेमे में किस तरह की हलचल होगी, एनडीए का कुनबा और कितना टूटेगा। और जैसा कि नीतीश कुमार बार बार 2024 के आम चुनाव का जिक्र छेड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हालत 2024 वाली नहीं रहेगी, माफ करें 2014 वाली नहीं रहेगी। 2014 याद कीजिए, अब 10 साल बाद 2024। तो नीतीश कुमार बता रहे हैं कि 2024 में बीजेपी की हालत 2014 वाली नहीं रहेगी। तो क्या माना जाए कि अब 2024 में बीजेपी की हार तय है? आइए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 में क्या बीजेपी की हार तय है?
क्योंकि 2 दिनों से जिस प्रकार बिहार की चर्चा, उसमें भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की चर्चा, और तेजस्वी यादव पर आज दिन भर आप देखिए तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश, उनके 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात को लेकर के जो उन्होंने 2020 में चुनावी सभाओं में जो वादा किया था, उन वादों के आधार पर घेरने की कोशिश गोदी मीडिया की तरफ से हो रही है। लेकिन उसी गोदी मीडिया की तरफ से यह नहीं पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस कुनबे में थे उस कुनबे में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था। अमित शाह ने भी खुले तौर पर कहा था। यह वीडियो नहीं दिखाई देगा, यह वीडियो नहीं दिखाई देगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे हर साल, ये बातें नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन खैर छोड़िए, ये सब जानते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो गोदी मीडिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि क्या अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है बीजेपी की? क्या 2024 में बीजेपी की हार तय है? आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं और इस चर्चा में नीतीश कुमार के भी कुछ बयान हम सुनेंगे, उनकी बाइट भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथियों का पैनल मौजूद है। आइए उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। राकेश अचल जी हैं हमारे साथ में। राकेश अचल जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुनील शुक्ल जी हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। धनंजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ 2 और खास साथी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, आपका स्वागत। और स्वागत करता हूं हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी का। आप पांचों का स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। आप सबका भी इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। चर्चा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार को सुनना जरूरी है। क्या कुछ कह रहे हैं? लगातार मीडिया के बीच, मीडिया अगर कहीं भी घेर रहा है तो मीडिया से वो बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जैसा कि दिल्ली में किया जाता है। लेकिन बिहार में कुछ और है। आइए सुनते हैं उधर तेजस्वी यादव और इधर नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, और दिल्ली की हवा क्यों गर्म है ये समझेंगे। और क्यों आज से ये कहा जा रहा है लगातार कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 2024 में हार तय है बीजेपी की। आइए सुनते हैं पहले नीतीश कुमार को। एकजुट होकर के चलेंगे, उसका बहुत अच्छा एकजुट करेंगे ना सबको। आप ये तो नेतृत्व करेंगे ना पूरे देश में। जो विपक्ष तो हमारा नहीं बात है, मतलब हमारा है सब लोगों से बातचीत करना और सब कुछ करना। हम नेतृत्व का हम कहना सपना देखें। हाँ, मतलब सबका मिलकर के काम कराने का बात करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए बाकी कोई हमारे बारे में मत सोचिए कि हम कुछ चाहते हैं। हम चाहते यही है कि पूरा देश एकदम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े। आज जो स्थिति है समाज में, किस तरह का टकराव वो पैदा किया जा रहा, लोग अपने को कायम रखने के लिए जो हालत करते थे वो सब ठीक नहीं ना है। समाज को तो एक सबसे बड़ा कारण आपके छोड़ने का ये भी रहा है। भाई ठीक नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा। आप जान रहे, हम 1.5-2 महीना से 1.5 महीने से बात कर रहे थे, जो कौन कौन चीज घटना शुरू हुई थी, हम किससे बात नहीं कर रहे थे। और वही जब हो गया और हमने दोनों में सपोर्ट कर दिया। तो एक कारण कोई बताइएगा कि जिससे लगा हो कि इसको छोड़ देना चाहिए एनडीए को। हाँ, तो बात हुई। तो हमारे दल के अंदर एकदम लोगों की इच्छा, और पहले से भी जब चुनाव हुआ तो तब भी लोगों ने बताया था। जीतने वाले ने कहा कि हमको कोई सपोर्ट नहीं किया, और हारने वाला तो सब कहा कि बीजेपी वाला हारा है। तो एक एक बात था हम लोगों के यहाँ, बातें दूसरा है। हम किए रहते थे। अब बाद में धीरे धीरे देखे कि भाई अपने दल को सुरक्षित रखना है जी, सबकी इच्छा है तो उसको देखते हुए न करेंगे। आरसीपी सिंह कितना बड़ा कारण थे, बहुत गड़बड़ किया। किसी का भी जिसको सबसे अधिक दिया, आप सोचिए ना, 2020 के दिसंबर में अपनी जगह हम बना दिए, और उसके बाद ही जो रूप आने लगा सब कुछ का सबका आने लगा, और तब जाकर के तो हमने कह दिया छोड़ दीजिए। 6 महीना के अंदर जब केंद्र में मंत्री बने तो हमने कहा छोड़ दीजिए, और इनको बना दिया। आप जानते ही ललन जी को, तो ये हो गए। तो 6 महीना के लिए रहा। आजकल रोजे लिखता है कि ये थे कोची थे, कोई बनाया था पार्टी। अरे हम ही ना लोगों को कह दिए कि अब हम छोड़ रहे हैं और हमारी इच्छा है इसको बना दी, तो लोग मेरी बात मानते रहा पार्टी का सब लोग। और उसके आगे भी कभी कोई इधर उधर होता है, और कोई जब इधर उधर करके और दल के हित में काम नहीं, सारी रिपोर्ट आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो देखे नहीं तो अपने आप ने छोड़ दिया। कौन जानता था कहां से कहां किसको हम लोग बनाए। अब अपना कुछ बोल रहा और मेरे ही बारे में कुछ से कुछ बोलते रहता है। बुद्धि खत्म हो गई तो क्या हो गया? कौन कौन चीजें। आप मेरे सामने अगर कोई बैठते हैं पार्टी के लोग, तो आप सोच सकते हैं जिस आदमी को इतना अधिक हमने सम्मान दिया, अब वो इस तरह की बात बोलता है।
आप जान रहे हमारे दल से जुड़े हुए जितने लोगों को कितनी तकलीफ हुई है, कितना दुख हुआ है, किस तरह की कोई बात बोलता है। तो इसलिए वो सब छोड़ ना दीजिए भाई, हम कहां से कहां ला करके कहां से कहां पहुंचाए। अब किसी के मन में कोई रहता अपना करो भाई, जहां रहना वहां रहो, जाओ। तो सुन रहे थे आप नीतीश कुमार को, क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार। और खासकर आपने सुना आरसीपी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने क्या कहा। आरसीपी सिंह, जी हां, एक चेहरा जिसके बारे में लगातार कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे बना करके आरसीपी को भेजा गया था। ये बड़ा सवाल है। और वहां पर उन्होंने कहा कि बहुत कुछ दिया हमने, अपनी जगह पर उनको बैठा दिया, यानी उनको, आरसीपी को जेडीयू ने पार्टी का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत सारी बातें अभी कर रहे थे, आप सुन ही चुके हैं, इसलिए इस पर ज्यादा और चर्चा नहीं। लेकिन चर्चा ये कि जो कुछ नीतीश कुमार अभी कह रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, उसमें कितना दम है। आइए चले आगे, बढ़ें आगे। और सबसे पहले जयशंकर जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। जयशंकर जी, बिहार की राजनीति का असर दिल्ली पर इतना ज्यादा होगा, इसकी कल्पना हम लोगों ने भी नहीं की थी। लेकिन अब अभी पिछले 3 दिनों से जिस प्रकार दिल्ली में गहमा गहमी का माहौल है, इससे साफ दिखाई दे रही है कि दिल्ली की सत्ता हिलती हुई नजर आ रही है। किस रूप में आप देखते हैं पूरे घटनाक्रम को, और खासकर दिल्ली पर जो चोट लगी है, दिल्ली से मतलब केंद्र सरकार, उस पर जो चोट दिखाई दे रही है, हिली हुई सरकार जो दिल्ली की है, क्या कहेंगे आप, आखिर क्यों? आवाज खोलिए, अनम्यूट कर लीजिए जयशंकर जी। हाँ, 2 दिन पहले हमने कहा था, आप ही के चैनल पे कहा था, सोशल मीडिया पर भी कहा था कि बिहार में जो राजनीतिक धमाका हुआ है उसकी अनुगूंज राष्ट्रीय पैमाने पर सुनाई देगी। तो वही हो रहा है। जिस ढंग से सत्तारूढ़ खेमे में, केंद्रीय स्तर पे सत्तारूढ़ खेमे में और सत्तारूढ़ खेमे की गोद में बैठे हुए मीडिया में जो बौखलाहट दिखाई दे रही है, उससे तो साफ लग रहा है कि जो राष्ट्रीय स्तर पे विपक्ष जो है निराश, हताश, मनोबल टूटा हुआ, इस तरह से पड़ा हुआ था, बिखरा हुआ था, अब अचानक उसमें एक ऊर्जा और एकजुटता का संचार होते हुए दिखाई दे रहा है। अब 2024 में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में तो कोई भविष्यवक्ता या नजूमी ही बता पाएगा। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उसके तौर पे अगर हम कुछ कहना चाहेंगे तो हम ये कहना चाहेंगे कि साहब, कांग्रेस एक तो जो मरी पड़ी हुई थी, हार दर हार उसके लोग निराश हो रहे थे, तो जो संसद से लेकर सड़क पर कांग्रेस में एक नई ऊर्जा हुई, और जो काला जादू जिसको प्रधानमंत्री हमारे कह रहे हैं, पता नहीं किस कारण कह रहे हैं, वही जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे। लेकिन काले कपड़े में जिस तरह से जाकर के विरोध प्रदर्शन किया, हमको याद है कि हम लोग छात्र युवा अवस्था में सरकार के खिलाफ जब भी कुछ बात होती थी तो काले कपड़े में प्रदर्शन करते थे। एक बार तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब श्रीमती गांधी आई थी गवाही देने के लिए, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने काले कुर्ते पहने थे, उसके ऊपर सफेद कुर्ते पहने थे, और जब वो निकलने को हुई तो हम लोगों ने उस समय उनके खिलाफ प्रदर्शन किए थे, काले कपड़े, सफेद वाला उतार करके काले कपड़े में। गिरफ्तारी हुई थी, थाने में रहे, जेल में रहे, वो सब तो एक अलग किस्सा है। तो लेकिन कांग्रेस ने कम से कम विरोध की राजनीति को अंगीकार किया है। अभी तक हम लोग जो कहते थे कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि कांग्रेस एक सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्ता की पार्टी है, सत्ता करना जानती है, शासन करना जानती है, विपक्ष की भूमिका वो ढंग से नहीं निभा पाती है। लेकिन खास तौर से जब से जयराम रमेश इनके मीडिया विभाग के प्रभारी बन करके आए हैं, तो और सुप्रिया श्रीनेत जो है सोशल मीडिया की इंचार्ज बनी है, तो उस समय वही प्रवक्ता, वही लोग एक नई ऊर्जा के साथ, नए आक्रामक तेवर के साथ सोशल मीडिया से लेकर के मेन लाइन मीडिया में भी मुखर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ संसद में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका में इस बार नजर आई कांग्रेस, और काफी आक्रामक भूमिका में नजर आई, और उसके साथ फिर पूरा विपक्ष भी खड़े हुए नजर आया। तो एक तो ये घटनाएं हो रही थी। दूसरी तरफ बिहार में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है, देखिए हम लोग पहले से हम तो कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहे जिस राजनीतिक मजबूरी के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ
सरकार साझा कर रहे थे, एक अलग बात हो सकती है, लेकिन वो एक बेमेल गठबंधन है। उनके विचारों का, उनकी राजनीति का भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति से कोई मेल नहीं था। अब जो साझा सरकार बनाया तो यह भी जान लीजिए कि ये नीतीश कुमार ने उसी समय तय किया था कि साहब जो भाजपा के विवादित मुद्दे हैं वो विवादित मुद्दे बिहार से परे रखे जाएंगे। अब बाकी जहां जो करना हो करिए, लेकिन बिहार में उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अब जिस ढंग से इन लोगों ने, मतलब राजनीति में होता है ना, बिग ब्रदर एटीट्यूड के रूप में साहब एक कसक उठती रहती थी कि हमारे पास तो 75, 79, 78 एमएलए हैं और हम जो है 45 विधायकों की पार्टी के मुख्यमंत्री को समर्थन दे रहे हैं, उसकी सरकार को ढो रहे हैं और एक तरह से एहसान कर रहे हैं। राजनीति में एहसान जैसा कोई शब्द नहीं होता है। पॉलिटिकल कंपल्सन्स होते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्सन्स होती है, उसके तहत आपने अगर समर्थन दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कॉमन सिविल कोड लागू करना है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू बनाना है, तो साहब ये एनएससी को लागू करना है, बहुत जल्दी अब बिहार में भी शुरू हो जाएगा। और छुटभइये नेता जो है बीजेपी के, मतलब छुटभइये का मतलब कि राज्य सरकार के मंत्री से लेकर विधायक और कई बार सांसद और केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री भी इस तरह के बयानबाजी करते रहते थे। तो साफ लग रहा था कि बहुत लंबा ये मामला चलने वाला नहीं है। दूसरा यह है कि देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति में आप उनके ऊपर अवसरवादी होने का आरोप लगा सकते हैं, एक हद तक लग सकता है। हालांकि उसके अंदर की बातों में अगर जाइएगा डिटेल्स में तो वो आरोप भी बहुत ज्यादा ठहरेगा नहीं, लेकिन एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि आप उनको अवसरवादी कर सकते हैं, लेकिन कभी सांप्रदायिकता से या परिवारवाद से कभी उनका अपना रहा नहीं। उनकी राजनीति में कभी ये दोनों चीजें नहीं रही। परिवार उनका है नहीं, बेटा है, बेटा राजनीति से बहुत ही दूर रहता है। करप्शन का कोई व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर आरोप नहीं लगा। अब आप देखिए कि मीडिया की बौखलाहट और बीजेपी वालों की बौखलाहट क्या है। एक जो उनके सबसे करीबी माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, वो इसीलिए हाशिए पर डाल दिए गए, राज्यसभा में ला करके उनको पटक दिया गया क्योंकि वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते थे। अब वो दावा कर रहे हैं बढ़ चढ़ करके कि साहब नीतीश कुमार तो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे और वो नहीं बन पाए, इसलिए वो नाराज हो गए, इसलिए वो छोड़ के चले गए। तो हास्यास्पद सी बात है, कभी ऐसी कोई बात थी नहीं, हम लोगों की भी जानकारी में ऐसा कभी कुछ बात ही नहीं थी। और उपराष्ट्रपति बनना क्या है भाई, जब जगदीप धनखड़ जैसे लोग बन सकते हैं उपराष्ट्रपति, तो नीतीश कुमार जैसे जो केंद्र सरकार में कई कई बार मंत्री रहे और बिहार में 7 बार से मुख्यमंत्री थे, 8वीं बार बने, उनके लिए उपराष्ट्रपति का मतलब क्या है। लेकिन ठीक है, वचनम किम दरिद्रताम, जो आपके बोलिए जवानी जमा खर्च है, कुछ भी बोल सकते हैं। उसी तरह से आप देखिए कि जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, 2 दिनों से बिहार में उसको कुपोषण नजर आ रहा है, उसको हत्याएं नजर आ रही हैं, उसको बलात्कार की घटनाएं नजर आ रही हैं, उसको अशिक्षा नजर आ रही है, उसको पिछड़ापन बिहार का दिखाई दे रहा है, उसको सारे जो आंकड़े दिखाई दे जा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि नीतीश कुमार के पाला बदलते ही ये सारे आंकड़े अचानक प्रस्फुटित हो गए। इसके पहले बिहार में बहुत ही हरियाली थी, बहुत ही विकास के पायदान दिखाई दे रहे थे, बेरोजगारी नहीं थी। और आपने एकदम सही कहा राजीव जी कि हमारे मीडिया को ये बात तो नजर आती है कि साहब वो 17 लाख लोगों को या 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात तेजस्वी यादव ने कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, वो कभी इनके दिमाग में आता ही नहीं है। एक बार भी बिहार का मीडिया या केंद्र का मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया एक बार भी सवाल नहीं पूछता है भाजपा के प्रवक्ताओं से कि हुजूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा की सभा में, जनसभा में मखौल उड़ाते हुए कहा था कि हमसे पैकेज मांगा जाता है, विशेष पैकेज मांगा जाता है, कितना दे दूं, 50,000 करोड़ दे दूं, 75,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं, 1.25 लाख करोड़ दे दूं, लो 1,75,000 करोड़ दे रहा हूं। जैसे लग रहा था कि उनकी जेब में सारे लाख करोड़ रुपए रखे हुए हैं और निकाल करके वो दे दें। आज तक उसमें से 1 नया पैसा राजीव जी नहीं मिला। ये पूरी भारत की मीडिया भी जानती है, राजनेता भी जानते हैं कि जब एकजुट बिहार था, जब झारखंड का इलाका जो दक्षिण बिहार होता था वो भी बिहार में था, तो सारे कल कारखाने, सारी माइंस जो है वो सब साउथ बिहार में थी और बंटवारे के समय वो झारखंड में चली गई।
और कब से वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग या लालू प्रसाद उनकी पार्टी के लोग मांग करते रहे हैं कि साहब बंटवारे के बाद तो बिहार में कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ गरीबी, फटेहाली, बेकारी और कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ यही बचा, इसके अलावा तो कोई बचा नहीं है। तो आप उसका हमको एक आर्थिक पैकेज या विशेष पैकेज हमको आपको देना चाहिए। तो वो मखौल उड़ाते हुए जो कहा प्रधानमंत्री ने, और जैसे लगा कि बस जेब से निकाल कर दे देंगे, एक बार भी कभी मीडिया पे चर्चा नहीं हुई कि साहब प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति, क्योंकि उस समय वो भाजपा के सिर्फ चुनाव प्रचारक नहीं थे, वो प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने बिहार में जाके कहा था कि हम 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। वो पैकेज गया कहां, इसके बारे में कभी मीडिया ने नहीं पूछा होगा। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन ये खलबली जो से मची हुई है उस आपने अभी बता रहे थे ना कि किसी एक टीवी चैनल पे वो ओपिनियन पोल भी आ गया, 2 साल पहले ही ओपिनियन पोल आ गया कि साहब 2024 में कौन नेता कितने लोकप्रिय है। अरे भाई आज चुनाव कराओ ना, कहो कि हाँ आज अगर चुनाव होता है तो क्या होगा, अब उसके बारे में पता करो। लेकिन आज आप करेंगे 2024 के लिए ओपिनियन पोल कराएंगे, इससे मजाक क्या हो सकता है ज्यादा। और आप देख ही रहे हैं, मतलब मीडिया के लोग जब जा रहे हैं बिहार में तो उनका किस तरह से स्वागत वहां की जनता कर रही है, इससे थोड़ा बहुत रूबरू तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे हम लोग देख ही चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि भाई हम हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं, राजनीति में हर कोई यही कहता है। लेकिन एक बात उन्होंने जो कही कि हम विपक्ष को एकजुट और सक्रिय करने में अपनी पूरी भूमिका निभाएं, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर वो जरूर सक्रिय होंगे। और जिस ढंग से तेजस्वी को छूट मिल रही है उससे ऐसा भी लगता है, हमको तो ऐसा आभास लगता है कि 1-1.5 साल के बाद नीतीश कुमार खुद ही राष्ट्रीय राजनीति में आ जाएंगे और पूरे देश भर में विपक्ष के लोगों की एक धुरी बनने की कोशिश करेंगे और सारे लोग एकजुट होकर के कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए बना है, यूपीए को और मजबूत करने में एक ताकत लगाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार पे कोई आरोप हल्ला बोल कुछ ढंग का भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके मीडिया के लोग कर पाएंगे। अभी बीच बीच में हो रहा है कि साहब ईडी पहुंचने वाला है, सीबीआई पहुंचने वाला है, वो सृजन घोटाले की बात है। तो सृजन घोटाले में तो सबसे बड़े जो जिसका नाम आया था वो लोग थे तो भाजपा के नेता हैं, सुशील मोदी जी हैं, गिरिराज जी हैं, शाहनवाज जी हैं, निशिकांत जी हैं, ये सारे लोग तो उसी में हैं। तो पहले इनके ऊपर निपट लेंगे तब ना फिर कहीं आगे बढ़ेंगे। और अगर दूसरा यह है कि अगर नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा कुछ ठोस सबूत इनके पास होता तो राजीव जी ये बहसने वाले नहीं लोग थे। ये जिस दिन ये खबर आने लग गई थी कि हाँ सरकार पलटने जा रही है, उसी दिन उनका फोन पहुंच जाता, उसी दिन ईडी उनके घर पहुंच जाता। इसलिए ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरी बात है कि डरने वाले नहीं है। देखिए पुराने सोशलिस्ट लोग हैं, जैसे तेजस्वी बार बार कहता है तो उसमें लालू यादव का खून जो है दिखाई देता है कि समाजवादी कभी लड़ने भिड़ने से डरते नहीं है, जेल जाने से डरते नहीं है। आप जेल भेजो, आप जो है जेल से लड़ रहा है ना, जेल में रहते हुए जेल से निकल करके भी लड़ रहा है, उसने सरेंडर नहीं किया, कभी सांप्रदायिकता के साथ आगे उसने समर्पण नहीं किया। तो उसी का बेटा बोल रहा है, तो उसको हमको गंभीरता से लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में इसका एक सकारात्मक पक्ष उभर के आएगा और भाजपा निश्चित रूप से कमजोर महसूस करेगी जिस ढंग से उसका चल रहा था। और मुझे लगता है कि जो एजेंसियां हैं, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ये ईडी हो, इनके ऊपर भी एक दबदबा बनेगा कि लगता भैया जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हो जाए तो फिर हमारी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए उन पर भी एक अलग ढंग का एक मानसिक दबाव तो बनेगा। जी राजीव जी, अगले जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आपने सबको समेटने की कोशिश की और यहां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार में जो झटका लगा है, बिहार में बेमौसम जो बरसात हो गई, या कहें बरसात ना कहें पतझड़ हो गई, जो शुरुआत में मैं कह रहा था, उस पतझड़ के कारण क्या दिल्ली की सत्ता हिल गई है, यही समझने की कोशिश। और यहां जैसा जयशंकर जी कह रहे हैं कि 2 साल का वक्त अभी बाकी है 2024 में, और अभी से आप ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने लोकप्रिय हैं इस देश में। तो हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए कि क्या 2024 में बीजेपी की हार तय है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं 2 साल पहले। इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि विपक्षी एकता को मजबूत करने की हम कोशिश करेंगे, और इधर तेजस्वी यादव सीधे दिल्ली पहुंचे और सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की।
सोनिया गांधी से मुलाकात इसलिए की क्योंकि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन से मतलब बिहार में सत्ता से जो बीजेपी को आउट किया है इन लोगों ने, दोनों चाचा भतीजा ने मिल करके, उसमें बहुत बड़ी भूमिका, अहम भूमिका सोनिया गांधी की रही है, ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है। तो उस आधार पर नीतीश कुमार अगर दिल्ली का रुख करते हैं, तेजस्वी यादव आज दिल्ली का रुख करके और सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, तो उसके क्या मायने हैं? क्या आने वाले समय में विपक्षी कुनबा जो है और मजबूत होगा? और जब विपक्षी कुनबा मजबूत होगा तो क्या 2024 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प नहीं होगा? क्या उतना आसान जो वॉकओवर जिसे कहते हैं खेल की भाषा में, वो वॉकओवर देंगे विपक्षी दल इस बार भी बीजेपी को? ये एक बड़ा सवाल तो है ही। धनंजय कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं। धनंजय जी, किस रूप में आप देखते हैं 2024 बनाम आज, और आज में भी बिहार की अनुगूंज दिल्ली तक और हिली हुई सत्ता दिखाई दे रही है। जिस नेता, बीजेपी नेता से आप बात कीजिए और उसमें दिल्ली की बात कीजिए तो दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है कि आपने जले पर नमक छिड़क दिया। क्या कुछ आप देख रहे हैं? राजीव जी, मैं कहूं कि अगर महाभारत से आख्यान लेकर के आऊं, उदाहरण लेकर के आऊं, तो महाभारत में भीष्म पितामह जो थे वो कौरवों की तरफ से चाहते थे पांडवों को, लेकिन वो पांडव की तरफ बेचारे थे नहीं। इस लड़ाई में भी जो लड़ाई होने जा रही है 2024 में, उसमें भीष्म पितामह जो अर्जुन के साथ आके खड़े हो गए, और अर्जुन कोई और नहीं, वो राहुल गांधी है। और ये जो पिछले 2, 3, 4 दिनों से जो आप देख रहे हैं, बीजेपी के सारे तीर जो है वो आ रहे हैं नीतीश कुमार की तरफ। ये तीर क्यों आ रहे हैं नीतीश कुमार की तरफ? इसलिए कि अब उनको खतरा पूरी तरह से उनके गले पर आ गया। उनको पता है कि बीजेपी हार जाने वाली है। और एक और उदाहरण से मैं आपको रखूं कि मंगलवार को भागवत जी ने नागपुर में एक सभा को संबोधित की, एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उसमें उन्होंने एक बात कही और उन्होंने कहा कि कोई भी एक नेता, एक संगठन, एक पार्टी देश में बदलाव नहीं ला सकती, और बदलाव लाने के लिए जनता को आगे आना होगा। ये कहने का क्या तात्पर्य? मैं ये मानता हूं कि यह संघ मान लिया है कि मोदी जी गए, संघ मान लिया है कि अब केवल संघ के भरोसे देश में जो है जनता नहीं चलने वाली है। ये हिंदू राज जो स्थापित कर रहे थे वो अब नहीं चलने वाला है, ये इनको समझ में आ गया है। और इनको ये भी समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी बीजेपी, मीडिया, ईडी, सीबीआई, जितने धड़े हैं, सबकी क्षमता जो है वो जनता के सामने प्रकट हो चुकी है। अब नीतीश कुमार पे आरोप लगाते रहे ये पलटू है, फलाना है, लेकिन आपने बड़ी अच्छी एक शुरुआत में बात कही कि नीतीश जी मीडिया से बचने की कोशिश नहीं करते और मोदी जी मीडिया से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। नीतीश जी किसी बिजनेसमैन के चरण में नहीं बैठते हैं। कौन बैठते हैं ये आपको पता है। नीतीश जी हमेशा जनता के बीच रहते हैं। अभी पिछले दिनों जब इतना हल्ला हुआ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेकर के, मैं बिहार में ही था, तब नीतीश कुमार अपने जिला के गांव-गांव घूम रहे थे, लोगों से संवाद कर रहे थे। और नीतीश कुमार का जनता दरबार बिहार के बाहर के लोग भी जानते हैं, मीडिया में खबरें आती रहती है तो नीतीश कुमार जनता के दरबार में बैठे और उन्होंने जनता की परेशानियां सुनी। और वो जनता प्रायोजित जनता नहीं होती हमारी प्रधानमंत्री जी की तरह, जो टीवी पे तो आती है जनता ये कह करके कि ये प्याज का या लहसुन का बिजनेस की खेती करते हैं, लेकिन पता चलता उसके पास खेती नहीं है। बार बार भांडा फूटा उनके झूठ का। तो नीतीश कुमार झूठ नहीं बोलते, ये पक्की बात है। और ये जो उनके परम मित्र बिहार के जो सुशील मोदी है, जिनको जयशंकर भाई ने कहा कि जो है राज्यसभा भेज दिया, किनारे कर दिया, उनको लगाया गया है कि आप ही सबसे विश्वसनीय नेता हो बिहार में, और आप जब कहोगे तो शायद नीतीश कुमार पर कुछ असर पड़ेगा। लेकिन उनका रुआसा चेहरा देखिए, वो सब बता रहा है, और ये बता रहा है कि सुशील मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। अब राजीव जी कुछ और बात मैं करना चाहता हूं कि देखिए नीतीश कुमार की एक सबसे बड़ी खासियत है कि किसी से डरते नहीं, न ईडी से डरते हैं और न किसी नेता से डरते हैं। और आप जानते हैं कि जब नीतीश कुमार आए थे 2005 में तो क्या स्थिति थी बिहार की, बिहार के बारे में क्या छवि थी। लेकिन पहला काम उन्होंने यही किया कि भैया अपराध मुक्त करा देंगे,
और कितने गुंडे मारे गए, इनकाउंटर हुए, लापता हो गए, भूमिगत हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह। और इवन अपनी जाति के गुंडों को भी नहीं बख्शा। बिहार में जातिवाद के बिना कहानी बनती नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने जातिवाद को हटा करके समावेशी काम किया और उन दबे कुचले वर्ग को भी, लालू प्रसाद यादव जी ने दबे कुचले वर्ग को आवाज दी थी, उनको स्वर दिया था, उनके अंदर हिम्मत भरी थी, लेकिन दबे कुचले वर्ग सत्ता के साथ या कहिए कि रोजगार के मौके पे या समाज में उस तरह से घुल मिल नहीं पाए थे जो 15-17 सालों में नीतीश कुमार ने किया है। और बिहार में बिजली का मामला हो, सड़क का मामला हो, हर मामले में बिहार जो है आज मजबूती से खड़ा है। तो नीतीश कुमार से इनका मुकाबला मोदी जी का संभव नहीं है, और वो संभव इसलिए नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पे नीतीश ज्यादा बड़ा चेहरा है। अब दूसरे भाग में हम जब बात करेंगे राजीव जी, तब हम आएंगे थोड़ा पॉलिटिकल जोड़ तोड़ पे कि जो ललन सिंह जी ने जो कहा है कि 40 सीट तो इनको हम हरा देंगे, बिहार, झारखंड और यहाँ 40 सीट पर इनको 40 सीट रोक देंगे बंगाल मिला करके। हम इन चीजों पे आगे अगले की बात करेंगे। क्योंकि 543 सीटें, उनमें से 250 लगभग सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, लेकिन उसके अलावा बिहार देखिए, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश को चलिए थोड़ा किनारे रखते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ऐसे उत्तराखंड है, कई ऐसे राज्य हैं जहां बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। और ऐसे मुकाबले में अगर बीजेपी पिछड़ती है, क्योंकि 303 सीटें, और 303 सीटों में से अगर 50 सीटें भी इधर से उधर हो गई तो बीजेपी का क्या हाल होगा 2024 में, ये आप सब समझ सकते हैं। जैसा धनंजय जी कह रहे हैं कि आगे चर्चा इस पे हम करेंगे, आएंगे बिल्कुल आपके पास, लेकिन आपसे आगे बढ़ें और चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब सुनील शुक्ल जी आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, क्या आखिर क्या कारण है? एक राज्य गया, बीजेपी कई राज्यों से ऐसे भी छीनती रहती है सत्ता, कहीं आती है कहीं जाती है, लेकिन इतना बड़ा झटका बिहार से मिलेगा बीजेपी को, ये तो कल्पना बीजेपी के शुभचिंतकों ने भी, हितचिंतकों ने भी, और तो और कहें कि जो भक्त लोग हैं उन्होंने भी नहीं की थी। और यहां बिल्कुल एक अलग तरह का विलाप चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या 2024 अंधकार में दिखाई दे रहा है? धन्यवाद राजीव जी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतकों, भक्तों, उनके हितैषियों, समर्थकों को यह दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन आप ये सोचिए, जब पूरे देश, यह घटना महत्वपूर्ण क्यों है राजनीतिक दृष्टि से, जब पूरे देश में यह परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अजेय है, अपराजेय है, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, यह जिसको छोड़ के चली जाए, यह जिसको चाहे बर्बाद कर दे हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से टकराने की स्थिति में कोई नहीं है। इस राजनीतिक परिवेश में एक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई, इसका बड़ा संदेश गया। सबसे बड़ी चीज कि जो विपक्ष में एक निराशा का माहौल था, संघर्षशीलता कहीं दिख नहीं रही थी, लोग अपनी बात कहने से घबरा रहे थे। ऐसे में एक ऐसा राजनेता उभरा जिसने भारतीय जनता पार्टी को एकदम सामने खड़े होकर के चुनौती दी और एकदम सत्ता से बाहर कर दिया बिना किसी एक बट के। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है और एक बड़ा संदेश गया पूरे देश भर में कि अगर विपक्ष के लोग एकजुट होकर के, संगठित होकर के, मुद्दों के साथ और आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से उनको जन समर्थन भी हासिल होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के पास बीजेपी बिहार में कहने के लिए कुछ नहीं है। एक कितना भी प्रलाप कर ले, ये कहे कि ये 2020 के जनादेश का उल्लंघन है, तो 2015 में आपने जो जनादेश मिला था और जिसका 2017 में आपने सत्ता बदली, वो तो उस समय क्या था? जो आपने मध्य प्रदेश में किया उसका वो क्या था? जो आप महाराष्ट्र में कर रहे हैं वो क्या था? जो आपने कर्नाटक में किया वो क्या था? जो आपने गोवा में किया वो क्या था? क्या जनादेश का उल्लंघन नहीं था? क्या इस देश के लोगों के बात समझ में नहीं आती कि जनादेश का उल्लंघन क्या होता है और कौन कर रहा है? जो आप कहेंगे वही बात समझ में आएगी। प्रश्न यह है कि जो आपने बात कही कि 2024, आप सोचिए ना कि इस देश में कोई एक राज्य ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए निरापद है? किसी राज्य की बात कर लीजिए आप कहते कहते रह गए कि उत्तर प्रदेश को हम किनारे कर लेते हैं। क्यों उत्तर प्रदेश को किनारे कर लेंगे आप? उत्तर प्रदेश के में पिछले विधानसभा चुनाव के समय में ही बहुजन समाज पार्टी को इन लोगों ने तमाम तरह से डरा धमका करके एकदम निष्क्रिय कर दिया।
कांग्रेस के पास उस संगठन का आधार नहीं है, और बीजेपी के जो समर्थक अन्य लोग हैं जो अन्य प्रांतों से भी आकर के उसको समर्थन देने की कोशिश की, बावजूद इसके एक पार्टी ने अपनी ताकत तिगुनी बढ़ाई पिछले विधानसभा के चुनाव में, और लगभग 100 के पास 100 सीटें ऐसी हैं जहां पे हार जीत का फैसला 200 से 2000 के बीच का रहा। तो आप ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश में भी निरापद स्थिति है। उत्तर प्रदेश में ही बाकायदे चैलेंज की स्थिति है और एक तरह का माहौल है लोगों में, मतलब, और लोगों के मन में गुस्सा है, गुस्सा प्रकट करने का मौका लोगों के पास ये चुनाव में ही मिलता है। क्या बेरोजगारी का मुद्दा उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या महंगाई का मुद्दा उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या गवर्नेंस का मुद्दा उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या सांप्रदायिकता का मुद्दा उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या आप अपने गवर्नेंस को लेकर के आप अपनी नीतियों पर बात क्यों नहीं करते? क्या नोटबंदी की वजह से परेशान लोग उत्तर प्रदेश में नहीं है? जीएसटी की वजह से जिन लोगों का उद्योग धंधा बर्बाद हुआ वो उत्तर प्रदेश में नहीं है? कि जिन कृषि कानूनों को लेकर किसान संघर्ष कर रहे थे, क्या लोग उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो कोई एक राज्य ऐसा नहीं है जहां आप कह सकते हैं कि जहां बीजेपी की निरापद स्थिति हो। और बिहार में तो कहा ही जाता है कि वहां पे 3 ताकतें हैं, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, और एक चौथी गिरती हुई किसी तरह से अपने अस्तित्व में है वह कांग्रेस है। इनमें 2 जहां रहेंगे जीत उन्हीं की होगी। जेडीयू आरजेडी हो जाए बाकी साफ हो जाएंगे, जेडीयू बीजेपी हो जाए अलग माहौल बन जाएगा। आज जब जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो ये कहां जाकर रुकेंगे, ये आपके इसे कपड़ा भी आप नहीं कर सकते। आप छपरा से लेकर के भागलपुर तक किसी जिले में चले जाइए, नाम लेवा कोई नहीं है। लीडरशिप की स्थिति क्या है? और आप जानिए, उत्तर बिहार एक छोटा ऐसा राज्य नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती। इंडिया इतना बड़ा बना, इनका मुख्यमंत्री आज तक नहीं बन पाया। यह वहां के राजनीतिक माहौल की स्थिति है। और आज भी एक नेता नहीं है बिहार में जो बर्बक्स नीतीश कुमार के सामने खड़ा हो सके। क्या संजय जायसवाल से आप नीतीश कुमार का मुकाबला करा लेंगे? क्या गिरिराज प्रसाद से आप मुकाबला करवा लेंगे नीतीश कुमार का? क्या मंगल पांडे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? सुशील मोदी को तो आपने खुद ही किसी लायक नहीं रहने दिया। वो लीडरशिप ही नहीं है बीजेपी के पास जो नीतीश कुमार जैसे नेता। आप सोचिए कितनी है, जिस नेता के डीएनए को आपने चुनौती दिया, क्या क्या आपने नहीं कहा, उस नेता को भी गले लगाने में आपको दिक्कत नहीं हुई। और मतलब आप कोई कर्म आपने नहीं छोड़ रखा था नीतीश कुमार का, लेकिन आपने स्वागत किया। और इसलिए स्वागत किया कि आप नीतीश कुमार के ही माध्यम से बिहार में अपने पांव फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस झटके से बीजेपी खत्म हो गई। और अगला अगर और मेरा अपना मानना है कि ये जो नया गठबंधन की सरकार बनी है ये चलेगी, ढंग से चलेगी, और 2024 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। जो आज इनके पास 39 सीटें हैं 17-16 मिलाकर के, ये कहां खड़े होंगे आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका असर अब पड़ेगा झारखंड के ऊपर। ये बाबूलाल मरांडी को चिमटे से छूने के लिए तैयार नहीं थे और आज बाबूलाल मरांडी को गले लगा रहे हैं, लेकिन वहां भी इनकी दाल गलनी नहीं है। और पूरे अगर आप आगे बढ़ जाइए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कहां है ये? क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इनकी चुनौती नहीं है? क्या एकदम आप निर्दोष दिन को जिता देंगे? कर्नाटक सहित पूरे दक्षिण में इनके पास चुनौती है, कोई इनके पास समर्थक नहीं है, और कोई इनका समर्थक बनने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए ना, एनडीए में बीजेपी की ताकत बढ़ती गई और एनडीए सिमटता चला गया। क्यों? कि हर व्यक्ति को लगता है कि एक ऐसी पार्टी है जो अपने सहयोगियों और समर्थकों को अपने आकार में नहीं रहने देती है। आप किसान बिल बना रहे थे और सबसे बड़ा किसानों की पार्टी थी आपके साथ अकाली दल। आप दो मिनट उनसे वार्ता करने के लिए तैयार नहीं थे, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आप क्या संदेश दिया आपने राजनीतिक रूप से? तो कोई ऐसा राज्य नहीं है राजीव जी जहां पे इनके सामने चुनौती नहीं है। और आप देखिएगा कि अभी जो राजनीतिक प्रदेश बदला है बिहार में, इसका असर आपको दिखाई पड़ेगा गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, जब विपक्ष आक्रामक तरीके से प्रचार करेगा। अब विपक्ष की स्थिति ये नहीं है ना कि चुपचाप रहेगा। उनके पास बात कहने के लिए, मुद्दों को उठाने के लिए, संघर्ष करने के लिए, एकजुट होने के लिए अब तमाम चीजें मिल गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ममता बनर्जी की जो भूमिका रही उससे थोड़ा सा और निराशा हुई थी विपक्ष के अंदर, क्योंकि जिस तरह का इन्होंने रोल अदा किया। लेकिन बिहार की इस घटना ने एक नई ऊर्जा दी है विपक्ष को,
और मेरा अपना मानना है आज 15 राज्यों में स्थिति इनकी सरकार नहीं है और बाकी राज्यों में जहां सरकार है वहां भी संघर्ष की स्थिति है। तो 2024 जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो 2014 में आए तो 2024 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पहले आप ये सोचिए, तो गलत नहीं कर रहे हैं वो। देश का राजनीतिक माहौल बहुत बदला है और लोग अपनी बात कहने के लिए सड़क पर निकलेंगे और मुझे लगता है कि विपक्ष इसका नेतृत्व भी देगा। यह सबसे बड़ा संदेश है बिहार की राजनीति का। और जो तौर तरीके बीजेपी अपनाती रही है अपने विरोधियों को दबाने के लिए, उनको चुप करने के लिए, उनको निष्क्रिय करने के लिए, दुर्भाग्य है कि यह कोई भी तौर तरीका नीतीश कुमार पर लागू नहीं होता। और जो आप अपने पक्ष में जो आप तर्क देते हैं कि साहब ओबीसी का नेता वो नीतीश कुमार, अनुभवी नेता वो नीतीश कुमार, 17 साल के मुख्यमंत्री का अनुभव वो नीतीश कुमार, किसी तरह का आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं वो भी नीतीश कुमार, और इससे सबसे अलग एक अनुभवी, पढ़ा लिखा, हाईली क्वालिफाइड वो आपके खिलाफ जाता है। तो इसलिए नीतीश कुमार की एक नेता के आने से और एक बिहार जैसे बड़े राज्य की राजनीतिक घटना ने पूरे देशव्यापी एक स्पंदन पैदा किया है और विपक्ष को धार दी है, ताकत दी है और एक दिशा दी है। जी बिल्कुल, विपक्ष को धार दी है, ताकत दी है, दिशा दी है। हमारे एक साथी ओम प्रकाश तिवारी हैं, वो पूछ रहे हैं और खासकर जयशंकर जी से, जब जयशंकर जी के पास दोबारा आऊंगा तो जरूर बताएंगे कि हरिवंश सिंह, आप जानते हैं हरिवंश जो हैं वो उपसभापति हैं राज्यसभा में, और उनका क्या रोल होगा? क्या वो जेडीयू के साथ ही रहेंगे या बीजेपी छोड़ेंगे, बीजेपी में चले जाएंगे या अपना पद त्याग देंगे? ये भी एक सवाल है, इस सवाल पे भी आएंगे हम। लेकिन राकेश अचल जी, आपके पास आना चाहता हूं। इस बार जो नीतीश कुमार अलग हुए, यानी उन्होंने सीधा का सीधा बाय बाय कह दिया जब बीजेपी को, तो 2015 के नीतीश कुमार और 2022 के नीतीश कुमार में एक फर्क नजर आ रहा है, बहुत बड़ा फर्क, कि नीतीश कुमार लगातार कांग्रेस के करीब होते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कांग्रेस को इतना भाव देना नीतीश कुमार के लिए? क्या कांग्रेस के जो 2004 का जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर था, यूपीए, उस स्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करने के हिसाब से ऐसा सोच रहे हैं और इसी हिसाब से सोनिया गांधी की तरफ कदम बढ़ाना, इसी हिसाब से तेजस्वी यादव का आज सोनिया गांधी से मिलना, इसी हिसाब से नीतीश कुमार का सोनिया गांधी से बातचीत करना, ये या आने वाले समय में ये साफ समझ में आ गया है नीतीश कुमार को कि कांग्रेस जो है वो एक धुरी की तरह है और उसके इर्द गिर्द ही हमको रहना होगा, तभी हम बीजेपी को और खासकर मोदी को हरा पाएंगे। किस रूप में आप देखते हैं राकेश अचल जी? धन्यवाद राजीव जी। इस मुद्दे पर आपने पहले ही एक संकेत दिया था, मोहन भागवत का एक बयान आपने जिक्र किया है, तो अभी सारे हमारे वरिष्ठ साथी काफी विस्तार से कह चुके हैं। लेकिन मुझे इस पूरे संदर्भ में 7वें दशक की एक फिल्म याद, उसका गाना याद आता है कि तुम्हारे प्यार में हम बेकरार होके चले, शिकार करने को आए, शिकार होके चले। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि वो अपने सहयोगी दलों का लगातार शिकार कर रही है। जिस राज्य में है वहां शिकार कर रही है, लेकिन ये पहला मौका है कि वो बिहार में जाकर के खुद शिकार हुई है और ऐसी शिकार हुई है कि वो अधमरी हो गई है। फिलहाल वो उठने की स्थिति में नहीं है। जैसा सुनील जी ने कहा, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं कि ये अब गठबंधन की राजनीति को तिलांजलि दे नहीं सकता, ये उसकी मजबूरी है, चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए हो। तो आज की तारीख में जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की ईंटें लगातार खिसक रही हैं, पंजाब में अकाली दल का जिक्र आपने किया, चली गई, महाराष्ट्र में आपके साथ में शिवसेना हुआ करती थी, चली गई, बंगाल में किसी जमाने में ममता बनर्जी आपके साथ खड़ी थी, आपकी दुश्मन नंबर 1 है। तो इस तरीके से जब आपकी ईंटें खिसक रही हैं तो ये सही मौका था जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा। आज नीतीश कुमार के सामने पूरा परिदृश्य साफ है, कोई चुनौती उनके नेतृत्व को नहीं है। वो चाहे विपक्ष को एक करने की चुनौती हो, चाहे 2024 के आम चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवारी का मामला हो। मैं कहता हूं कि इस देश को ये जिद छोड़नी पड़ेगी कि कौन प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी बने या नहीं बने।
ये जिस दिन कांग्रेस छोड़ देगी, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी उस दिन चित हो जाएगी और ये जो छोड़ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति अब वो नहीं बनी। कांग्रेस धुरी तो है, विपक्ष को एक करने के लिए धुरी है, लेकिन कांग्रेस अब इस स्थिति में नहीं है कि वो नीतीश कुमार जैसा कोई चेहरा इस देश के सामने खड़ा कर सके, जो सर्वमान्य हो, जो अनुभवी हो, जिसकी डिग्रियों पर कोई आरटीआई लगाए तो कोई जवाब ना आने वाला हो, सब कुछ साथ साथ है। तो ऐसे नेता को ने जब जो कदम उठाया है 2 साल पहले आम चुनाव के, इसने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को हक्का बक्का कर दिया है। उन्हें शुद्ध समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें क्या। और हालांकि इसका जो श्री गणेश है खुद भारतीय जनता पार्टी ने किया। पिछले दिनों नड्डा जी ने पटना में जाकर जिस दिन कहा कि वे बिहार विधानसभा की 200 सीटें लड़ेंगे, मुझे उसी दिन लग गया था कि यह गठबंधन अब हफ्ते 15 दिन में चित होने वाला है। और वो हुआ। जब आप 200 सीटें लड़ने की बात कर रहे हैं तो आप तो अपने गठबंधन धर्म खुद ही तिलांजलि दे रहे हैं। नीतीश कुमार को क्या दोष देना है? आपने संकेत दे दिया कि भाई हटो, हो गया, बहुत हो गया। आपने शाहनवाज को उनके पीछे खड़ा कर रखा है अपने उम्मीदवार की तरह मुख्यमंत्री के, लेकिन आपकी चाल चली नहीं। और अब स्थिति ये है कि पंछी जहाने नौ की तलब में निकल पड़े, शायद कि मौसमों का भरम टूटने को है। तो बहुत से भरम भारतीय जनता पार्टी के टूट रहे हैं, उनके नेताओं के टूट रहे हैं और संघ के टूट रहे हैं। और मुझे लगता है कि आम जनता के भी टूटेंगे। उसे भरोसा हो जाएगा कि नेतृत्व का संकट विपक्ष में नहीं है। राजीव जी, नेतृत्व का संकट विपक्ष में नहीं है, ये जो भ्रम है ये भी टूट जाएगा, लेकिन बहुत कुछ टूटना बाकी है अभी। और क्या अभी तो एक गठबंधन टूटा है बिहार में, और यहाँ गठबंधन, जी हाँ, मैं नीतीश और बीजेपी के गठबंधन यानी एनडीए की बात कर रहा हूँ। और यहाँ हलचल मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है दिल्ली में, और उसी दिल्ली में जो हाहाकार है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या ये जो गूंज है, अनुगूंज है, वो दूर तक सुनाई देगी 2024 तक? क्यों बार बार 2024 का जिक्र ला रहे हैं नीतीश कुमार? क्या प्लान है नीतीश कुमार का, ये भी समझना जरूरी है यहाँ। लेकिन उससे पहले एक प्लान जो है वो तेजस्वी यादव का भी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप ईडी, सीबीआई सबका अगर दफ्तर खोलना चाहते हैं बिहार में तो खोल लीजिए, हमारे यहाँ जगह है, हम दे देते हैं। आइए जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को, और उसके बाद सीधे आएंगे अमलेंदु उपाध्याय जी। बहुत देर से शांत खामोश बैठे हैं, उनसे भी कुछ बातें सुनते हैं हम। लेकिन पहले तेजस्वी यादव को सुनते हैं। करने दीजिए ना भाई, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आओ भैया, मोस्ट वेलकम। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को कि आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जाकर के शांति होगी। और तब भी ना शांति हुई हो तो हम उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। करने दीजिए ना भाई, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आओ भैया, मोस्ट वेलकम। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को कि आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जाकर के शांति होगी। और तब भी ना शांति हुई हो तो हम उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो आओ भैया दफ्तर खोल लो, तभी ना शांति होगी, और उसके बाद भी शांति नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही, सीधा, नो लाग लपेट, सीधी बात। और यही तो बिहार की सियासत में जो है वो कुछ न कुछ ऐसी छाप छोड़ देती हैं, ऐसी बातें जिससे हिलने लगती है दिल्ली की सत्ता। आप याद कीजिए बहुत सारी बातें, और बहुत नज़दीक से जयशंकर जी देख चुके हैं। 74 को हमेशा याद करते हैं हम, जेपी आंदोलन हमेशा याद आता है जब भी कुछ चर्चा होती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती होगी, आती है कहें तो। और यहाँ अमलेंदु उपाध्याय जी आज घिर रहे हैं तेजस्वी यादव, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई साहब 10 लाख नौकरियों का क्या हुआ। आपके बहुत सारे साथी सवाल पूछ रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों में आप बैठा करते थे, आप याद कीजिए। कोई पूछता है भारत, तो कोई कुछ और, कोई कुछ और, सब में बहुत देखे गए हैं आप। इसलिए भी पूछ रहा हूं कि आखिर ऐसे सवाल क्यों पूछा जा रहे हैं, ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, जिसका अभी कोई मतलब ही नहीं है। क्या गोदी मीडिया में भी डर समा गया है? एक तस्वीर हम लोगों ने पटना से देखी थी, कोई पीले लिबास में कोई एंकर जो है उसके ऊपर बहुत अलग ढंग से लोग जो है नारेबाजी कर रहे थे।
देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे गोदी मीडिया में भय का माहौल तो है और वो साफ जाहिर भी हो रहा है, भय का माहौल जो है। और गोदी मीडिया की बेचैनी जो है आप समझ सकते हैं। एक तो पहले इन गोदी मीडिया के एंकरों से ये पूछ लिया जाए कि तेजस्वी यादव ने तो अपना खैर जो कहना था तो उसका जवाब दे दिया उन्होंने कि हम मुख्यमंत्री बनने पे किया था, लेकिन अगर ये वादा था भी तो क्या ये था कि जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे उसी दिन निकाल लेंगे 10 लाख नौकरियां? तो ये तो नहीं था कि जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे उस दिन 10 लाख नौकरियां निकाल लेंगे। पहली बात तो ये है। और दूसरा, आपने खुद ही कह दिया कि भाई 2 करोड़ नौकरियां जो हर साल दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, उनसे कोई सवाल नहीं किया कि कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियां। और ये सरकार जो है वो खुद सदन में बता रही है कि कितनी सी नौकरियां दी हैं। अभी सरकार ने ही सदन में बताया है कि पिछले 8 सालों में 27 करोड़ लोगों ने नौकरियां मांगी और 4 लाख को नौकरियां दी हैं। इस सदन में सरकार ने बताया है, केंद्र सरकार ने। तो ये उनका मसला है। लेकिन जो असली चिंता है राजीव जी, वो असली चिंता ये नहीं है कि तेजस्वी यादव ने क्या वायदा किया था या नीतीश ने क्या वायदा किया था। असली चिंता यही है कि दिल्ली का सिंहासन जो है वो डोल उठा है। और जिस तरीके से हमारा गोदी मीडिया जो है पिछले 8 सालों में चालना की भूमिका निभा रहा है, तो उसके ऊपर एक संकट जो है वो पैदा हो गया है। क्योंकि 2024 के बाद अगर यही गोदी मीडिया के लोग रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर इस तरीके से अदालतें सजाना मुश्किल हो जाएगा। कंगारू कोर्ट्स बकौल हमारे सीजीआई जो कंगारू कोर्ट सस्ती है, तो कंगारू कोर्ट जो है उस तरीके से नहीं सच पाएंगी। तो असली संकट जो वो यही है कि मोदी जी के ऊपर संकट दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब मोदी जी के खिलाफ एक लॉबिंग शुरू हो गई है और वो तेजी के साथ और बढ़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी नेतृत्व है जो उनको लग रहा है कि अब मोदी जी 2024 की नैया पार लगाने में किसी भी तरीके से सक्षम नहीं है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है सरकार की नीतियों के चलते, उससे जनता में जो नाराजगी बढ़ रही है, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने की स्थिति में मोदी जी बिल्कुल भी नहीं है, भले ही कितना भी काला जादू कर लो। तो ये कुल मिला की जो स्थिति है, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक संघर्ष जो है निश्चित तौर पर तैयार होगा। और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर लड़ाई इस बात की है कि 2024 में जब मोदी जी रुखसत हो जाएंगे तब भारतीय जनता पार्टी कुछ बचेगी भी कि नहीं बचेगी, बचेगी तो फिर वो किसके हवाले होगी। तो अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लड़ाई है वो ये नहीं है कि 2024 में मोदी जी चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, 2024 में सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। असली लड़ाई ये है कि 2024 के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी है किसके हवाले होगी और कौन भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने की स्थिति में होगा। जो धनंजय जी ने बताया, उनका मोहन भागवत का बयान जो है, वो बयान भी यही साबित कर रहा है कि आरएसएस मान चुका है कि मोदी जी के बस का जो है अब भारतीय जनता पार्टी को और आगे लेकर के जाना नहीं है। किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी होगी। लेकिन मोदी जी जब तक हैं 2024 तक, तब तक दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उस तरीके से आवाजें उठना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए सारी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गड़बड़ा रही है, मुझको जो है कुल मिलाकर के ऐसा लगता है। तो गोदी मीडिया की जो बेचैनी है, भारतीय जनता पार्टी की जो बेचैनी है, वो कुल मिलाकर के यही है कि अब विपक्ष जो है वो एक नए गठबंधन का आकार जो है वो निश्चित तौर पर लेगा। और जो प्रच्छन्न सहयोगी थे भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित विपक्ष है, उसकी भी कलाई जो है वो धीरे धीरे सामने खुलना शुरू हो जाएगी। और वो धीरे धीरे खुल रही, जनता समझने लगी है कि कौन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयार किया गया विपक्ष है। तो वो भी सब चीजें सामने खुल रही है। तो इसलिए अब 2024 की लड़ाई जो है मुझे लगता है मजबूत हो रही है। और जैसा कि राकेश अचल जी ने कहा कि भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की जिद जो है वो छोड़नी होगी कांग्रेस को, तो मुझे लगता है कि ऐसी जिद कोई है भी नहीं किसी की तरफ से कि किसी को प्रधानमंत्री बनना है। और ये नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है। तो किसी के मन में कोई इच्छा नहीं है और कोई भी ये मन में इच्छा पाल के जो है कोई गठबंधन नहीं बनेगा कि फलां को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। पहला जो लक्ष्य होगा वो ये होगा किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से रुखसती हो। एक में वो लक्ष्य जो है वो विपक्ष का जो भी गठबंधन बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगा, उसका लक्ष्य ये होगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये बाद की चीजें होंगी। मुझे लगता है कि ये जब सरकार बनने की स्थिति आएगी तब तय होगा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा और किसके पक्ष में समर्थन ज्यादा होगा और क्या परिस्थितियां बनती हैं, ये तब तय होगा। पहले से तय होकर के मुझे नहीं लगता है कि चाहे नीतीश कुमार को सामने हो,
चाहे राहुल गांधी को रखे हो, किसी को सामने रखकर किस तरीके से नहीं होगा। लेकिन ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि हमारे पास प्रधानमंत्री पद के कई चेहरे हैं। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष है कि उसके पास कौन सा चेहरा है। मोदी जी का चेहरा जिस तरीके से धूमिल हो रहा है, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा चेहरा है जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी पेश करेगी। क्योंकि मोदी जी अब 2024 जिताने की स्थिति में नहीं है किसी भी तरीके से। तो संकट विपक्ष के सामने नहीं है, संकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने है। उसे अपना चेहरा तय करना है कि मोदी जी के बाद जो है चेहरा कौन होगा, या 2024 में मोदी जी को उठा के किसको भारतीय जनता पार्टी चेहरा बनाती है। तो कुल मिला के संकट जो मुझे लग रहा है वो सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। विपक्ष के अंदर संकट दूर हो चुके हैं और विपक्ष के अंदर जो है वो तैयारियां शुरू होनी है बस कि किस तरीके से गठबंधन बनने हैं, क्या कॉमन पॉलिसीज हैं जिनके ऊपर सहमति बननी है, किस तरीके से सीटों के बंटवारे होने, इस पर चीजें होनी है। और एक जो लक्ष्य है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से सत्ता से बाहर करना है, क्योंकि देश की जो है अधिकांश जनता की यही इच्छा है और उन जन भावनाओं की जो है सम्मान जो है विपक्ष को करना है। जी राजीव जी बिल्कुल, संकट जो है वो अब विपक्ष के ऊपर नहीं बल्कि भाजपा के ऊपर है, और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो क्या कुछ करेगा ये समझने वाली बात। धनंजय जी, समझना चाहूंगा 2024 क्या कह रहे हैं, जैसा अमलिंद उपाध्याय जी आप भी उसी दिशा में सोच रहे हैं 2024 में संकट विपक्ष के ऊपर नहीं, संकट भाजपा के ऊपर। देखिए राजीव जी, मैं अगर थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो लोहिया हो या जेपी हो या जॉर्ज फर्नांडिस हो, इन सब की लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ थी। कांग्रेस के खिलाफ क्या थी कि कांग्रेस को चाहते थे जितना ज्यादा जनता के करीब रहे उतना बढ़िया। नीतीश जी जो है अब जो एजेंडा लेके आए, इनको समझ में आ गया बहुत साल रहे ये इनके साथ, और जो गलती की, जो गलतियां हुई कि जो इमरजेंसी के समय भी नहीं हुआ था, जो घोषित इमरजेंसी थी, तब भी जनता के साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं किया था कांग्रेस ने। जनता का तब भी सम्मान था, इसलिए इमरजेंसी के बाद भी इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की थी। लेकिन ये जो है अघोषित इमरजेंसी, इसमें नड्डा साहब जाके कहते हैं, खुलेआम ऐलान करते हैं कि एक ही पार्टी बचेगी, वो बचेगी बीजेपी। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा था इस देश में एक ही पार्टी बचेगी, वो होगी कांग्रेस। कांग्रेस के जो मूल नेता रहे गांधी ने तो कहा था कि भाई जितने पार्टी के लोग हो, जितने विचारधारा के लोग हो, सब आओ और सरकार चलाओ। इसलिए पहली जो सरकार बनी थी उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, अंबेडकर भी थे और सब लोग भी थे। तो नीतीश कुमार की ये जो अभी नई जो सरकार है उसको अगर आप गौर कीजिए तो जब नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो 7 विपक्षी दल अलग थे। उसमें वामपंथी भी है, उसमें ओवैसी जी भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें निर्दलीय भी है, और अभी जो है वो सब इनके साथ हो गए। मतलब जो 4 दिन पहले जो विपक्ष था वो सत्ता के साथ आ गया। तो सत्ता में नीतीश जी थे, बीजेपी की सत्ता, एनडीए की सत्ता वहां नीतीश कुमार की वजह से थी। तो सत्ता नीतीश जी और विपक्ष के लीडर बने हुए थे तेजस्वी, दोनों मिल गए। तो गांधी जी देखिए सच हो गए। सत्ता और विपक्ष जो है तमाम एक दूसरे के विरोधी पार्टियां भी एक जगह आके खड़ी हो गई है, और ये बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यही है। अब बीजेपी के लिए भी रास्ता बचता है कि वो भी आकर के शामिल हो जाए नीतीश जी के साथ। बिहार में एक ऐसा प्रयोग करे वो कि बोले नीतीश जी मैं आपसे अलग नहीं हूं, क्योंकि आपके साथ इतने साल सरकार चलाया है, तो हम आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं और बिहार में कोई विपक्ष बचे नहीं। तो ये तो खैर एक अलग एक काल्पनिक बात मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो ये नीतीश कुमार जी पे जो हमला हो रहा है वो हमला नीतीश जी खुद झेल लेंगे, उसमें हमको बचाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश जी ने ये हमला खुद मोल लिया है। हमला जो है किसी ने दिया नहीं है उनको, वो तो चला ही रहे थे सरकार, मुख्यमंत्री रह जाते किसी तरह। लेकिन जो कुर्सी कुमार या पलटू राम जो बोल रहे हैं लोग, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आगे होने वाला क्या है। और नीतीश जी ने कहीं नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, कभी नहीं कहा कि मैं फलाना बनना चाहता हूं। आप देखिए सुशील कुमार मोदी ने खुद कहा, कल जो उनका बयान आया कल या परसों, क्या कहा उन्होंने कहा कि नीतीश जी जो है नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बनना 2020 में, मोदी जी का दबाव था कि नहीं आप ही मुख्यमंत्री बनिए। तो बताइए भाई फिर कैसे कुर्सी कुमार कह रहे हो यार आप, जब वो मुख्यमंत्री पद छोड़ रहा था आपके लिए और आप दबाव दे रहे हो कि नहीं मुख्यमंत्री बन जाओ, कोई दूसरा नेता बता दो जी।
मोदी जी तो आडवाणी जी को हटा करके प्रधानमंत्री बन गए, योगी जी ने क्या किया वो सब लोगों ने देखा। योगी जी को हटाने की कितनी तैयारी चल रही है कि स्वतंत्र देव जी ने इस्तीफा दे दिया और जो है मौर्य जी जो है आ गए हैं विधान परिषद के चीफ बन करके, विधान परिषद में नेता बन करके। तो ये जो है जो कह रहे हैं अभी तक मीडिया में नैरेटिव क्या चलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ विपक्ष के लोग जमा होंगे नहीं होंगे, ममता बनर्जी का उदाहरण दे रहे हैं। वो उदाहरण दे रहे हैं बीजू पटनायक के लड़के जो है नवीन पटनायक जी हैं उनके उदाहरण दे रहे हैं। वो उदाहरण दे रहे हैं आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जगन रेड्डी उनका उदाहरण दे रहे हैं कि क्या ये लोग साथ आएंगे। तो मैं आज एक न्यूज चैनल देख रहा था, उससे मैंने देखा कि टीएमसी के एक प्रवक्ता बैठे हुए थे शाकिर अली। शाकिर अली का बयान बहुत जरूरी है सुनना यहाँ पे, इसलिए कि शाकिर अली ने कहा कि नीतीश कुमार अगर आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, और ममता बनर्जी कभी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं थी, और बीजेपी से जितने भी लोग चोट खाए हुए हैं वो नीतीश कुमार के साथ विपक्ष के साथ आने को तैयार है। ये क्या कह रहा है? जब प्रवक्ता बोल रहा है इसका मतलब पार्टी बोल रही है। तो बीजेपी से प्रताड़ित जो है ममता बनर्जी है। और इसको दूसरा जोड़िए कि ललन सिंह ने जो कहा कि झारखंड, बंगाल और बिहार तीनों जगह हमको 40 सीटें कम कर देनी है, बीजेपी कितना ही टारगेट लिया हमने 40 सीटें कम करनी है, तो 40 सीटें तो बड़ी आसानी से तय कर देंगे ललन सिंह, जनता दल यू। अब यूपी की मैं थोड़ी सी बात कर लूं कि यूपी में देखिए ये 2 दिन पहले जब सरकार बनने की बात आई तो एक चैनल जो है ये कहिए लगातार जो मोदी जी का चैनल है जो मोदी मीडिया है वो कहता रहा कि अखिलेश यादव नहीं नीतीश जी को चाह रहे हैं, नीतीश जी के समर्थन में बयान नहीं दिया। मैं देख रहा था अखिलेश यादव को। देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में थोड़ा सा फर्क है। बिहार में कांग्रेस अभी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जगह बनाना चाहती है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से अपनी जगह बनाने की कोशिश की उसमें दिखाई पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में एक जो समाजवादी जो लीड रहा, देखिए बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में समाजवादियों का बड़ा रोल रहा, जनसंघ को शामिल करने में लोहिया जी का रोल रहा, जेपी का रोल रहा और जॉर्ज फर्नांडिस का रोल रहा। तो बीजेपी को बनाने में समाजवादियों का रोल रहा। मुझे लगता है बीजेपी को निकालने में भी समाजवादियों का ही रोल रहेगा। और ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार और कर्नाटक जो 3 प्रदेश हैं ये इनकी चिता भूमि सजा देगा। राजीव जी सही कह रहे हैं। सुनील शुक्ल जी, क्या आपको भी लगता है कि ये बिहार से जो बातें निकली हैं ये दूर तक जाएंगी? क्योंकि नीतीश कुमार अब एक जो जिस पर हम चर्चा कर भी रहे हैं कि इस कुनबे को, विपक्षी कुनबे को मजबूत करने के लिए अभी से ऐसा दिखाई दे रहा है। साफ उन्होंने जो संकेत दिए हैं वो साफ है कि विपक्ष को हमें मजबूत करना है। और विपक्षी दल में अभी तक जो अलग अलग खेमे में बटे हुए लोग लगते थे, मिलते, और जिसका जिक्र कर भी रहे हैं अभी धनंजय जी कि अखिलेश यादव का ही बयान देख लीजिए या टीएमसी का बयान देख लीजिए, ये सारे बयान और इनसे इतर ये सब मिल जाते हैं तब की स्थिति, और कैसे मिलेंगे वो स्थिति जरा बताइए। राजीव जी देखिए, विपक्ष में एक एकीकरण का एक बड़ा मुद्दा है, वह है गैर सांप्रदायिकता। और गैर सांप्रदायिक राजनीति के शिखर पुरुष हैं आज की तारीख में नीतीश कुमार। बीजेपी के साथ सत्ता बनाने के बावजूद उन्होंने बीजेपी का कोई भी एजेंडा, जैसे कि जयशंकर जी ने कहा, कोई भी एजेंडा बिहार में चलने नहीं दिया, और बल्कि न कल चलने दिया, बल्कि अगर कोशिश भी कही तो उसकी उन्होंने निंदा की। तो ये जो सांप्रदायिकता के मुद्दे को लेकर के जो विपक्षी दल हैं उनको एक साथ लाने में नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी हो जाएगी। एक एक्सेप्टेबल चेहरा है वो। दूसरी चीज मैं जो ये कहना चाहता हूं कि मैं एक समय के लिए मैं मान लेता हूं कि कोई विपक्ष का नेता एक नेता की पहचान नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। ये जो विपक्षी दल हैं वह अपने अपने राज्यों में बीजेपी के साथ लड़े और लड़ेंगे। वो हर विपक्षी दल जो जहां मजबूत है वहां अपनी लड़ाई बीजेपी के साथ लड़ेगा, कायदे से लड़ेगा, और एक जो अन्य दल है वहां हो सकता है जाके प्रचार भी कर लें।
और चुनाव के बाद जो राजनीतिक माहौल बदलेगा उस समय आप नेता चुन लीजिए किसी को। आप ये चुनाव कोई राष्ट्रपति चुनाव थोड़े होता है। जो बहुमत में पार्टी आती है वो अपना नेता चुनती है, वो प्रधानमंत्री बनता है। देखिए, नेता के नाम पर नेता को प्रोजेक्ट करने वाली बात जो है यह बीजेपी की चाल है। इस चाल में भी मुझे लगता है कि विपक्ष को फंसने की आवश्यकता नहीं है कि एक नेता हम डिक्लेयर करेंगे, अपना नेता मानेंगे, प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताएंगे, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। इस चाल में फंसने की जरूरत ही नहीं है। जो जितने विपक्षी दल है, और कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बीजेपी के साथ चुनौती नहीं, मजबूत चुनौती है। हर राज्य में जो प्रभावशाली राजनीतिक दल है वो लड़े और बीजेपी को पराजित करे, और चुनाव के बाद अपने नेता का चुनाव हो जाए, और जो नेता चुना जाए देश का प्रधानमंत्री होगा। नेताओं का कोई अकाल थोड़े पड़ गया देश में। यह विपक्ष की स्थिति नहीं है कोई अकाल पड़ गया हो। और एक से एक मूर्धन्य नेता हैं जो विपक्ष को नेतृत्व दे सकते हैं। इसलिए जो सबसे बड़ा लाभ होगा नीतीश कुमार के आने से, नीतीश कुमार के पास वह कद है, वह समझ है, वह पहचान है कि वह इस देश के किसी भी राजनेता से बात कर सकते हैं, किसी भी दल के साथ बात कर सकते हैं। उनको एक साथ एकत्रित करने के लिए का करिश्मा उनके पास है, जिससे और उनकी बात सुनने के लिए लोगों को कोई गुरेज भी नहीं होगा। हो सकता मैं नवीन पटनायक के बारे में नहीं कहता कि नवीन पटनायक की जो राजनीति अब तक देखी गई है वह लगभग एनडीए के साथ चलती रही है। भले ही वह घोषित रूप से एनडीए के साथ न रहे हों, लेकिन वो कुल मिलाकर के एनडीए के बीजेपी का विरोध अपने राज्य में करते हैं, लेकिन केंद्र में आकर के एनडीए के साथ दिखाई पड़ते हैं। मैं नवीन कुमार के बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन बाकी जितने जगन रेड्डी की ही बात हो, केसीआर हो, स्टालिन जैसे नेता हो, जितने नेता हैं, मतलब किसी एक का नाम भले ममता जी को भी कोई इज्जत गुरेज नहीं होगा। तो ये नेता इकट्ठे होकर के बीजेपी के खिलाफ एक अच्छा खासा प्रचार अभियान चला सकते हैं, और बीजेपी और विपक्ष को एकजुट होने, संगठित होने और आक्रामक होने के लिए विपक्ष के पास एक बड़ा चेहरा साबित हो सकते हैं नीतीश कुमार, और एक बड़ी मजबूती के साथ 2014 में ये लोग बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जो धनंजय ने कहा कि समाजवादियों की भूमिका होगी, बिल्कुल भूमिका होगी, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कांग्रेस का नेतृत्व जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी है। ये बड़ी चुनौती होगी। और विपक्ष को अब सोचिए कि एक मतलब आज 2022 का तक आते आते जो माहौल बन गया था, कोई बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में था। पार्टी को तोड़ दीजिए, आप वोट देंगे तभी बीजेपी की सरकार बनेगी, नहीं देंगे तभी बीजेपी की सरकार बनेगी। यह जिस देश में एक माहौल बन गया, इस पूरे परसेप्शन को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया। और अब जितने तरह का भय का, डर का जो एक माहौल बना हुआ था राजनीतिक दलों के बीच में, उसको तोड़ दिया। तो एक मजबूत चेहरा बनकर के उभरे हैं ये, और 40 साल के राजनीतिक अनुभव है। कभी भी इस 40 साल के, आप देखिए अकेला राजनेता कि अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में कभी इररिलेवेंट नहीं हुए। बिहार में रहे, बिहार की राजनीति से निकल करके एनडीए की भी सरकार में शामिल रहे, और कांग्रेस के साथ भी उनके अच्छे संबंध, लेकिन कभी भी इररिलेवेंट नहीं हुए। इसलिए एक ऐसा चेहरा विपक्ष के पास नीतीश कुमार के नाम पर, जो 2024 के चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए पूरे विपक्ष को संगठित करने और साथ लाने की एक बड़ी कोशिश के रूप में एक नेता साबित हो सकते हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। राकेश अचल जी, क्या बिहार का जो घटनाक्रम है उससे बीजेपी का कुनबा जो है, या बीजेपी को कहें कि क्या एक आप भी मानते हैं कि एक झटका लगा है बीजेपी को? इसमें मानने की कोई बात नहीं है राजीव जी, ये तो सब पूरा देश मान रहा है कि बीजेपी को झटका लगा है, और पहली बार लगा है। पिछले 8 साल में बीजेपी, जिस तरह से भी सुनील जी कह रहे थे कि जनादेश मिले तो सरकार बना लेगी, नहीं मिले तो सरकार बना लेगी, वो परिदृश्य एकदम से बदला है और अप्रत्याशित तरीके से बदला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ये अंदेशा था कि नीतीश जी ऐसी हरकत करेंगे, लेकिन नीतीश जी ने ये समय से पहले करके दिखा दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो एकदम सख्ते में है, और स्थिति ये है कि उसको अभी होश में आने में कम से कम 1 महीना और लगेगा, तब वो समझ पाएगी कि उसके साथ हुआ क्या। और रहा सवाल विपक्ष का, उसकी स्थिति वो है कि घायल की गति घायल जाने, सब घायल हैं भारतीय जनता पार्टी से के हमलों से, तो सब एकजुट होने के लिए तैयार बैठे हैं।
और कभी तो दिल की तमन्ना असर दिखाएगी, कभी तो अहले नजर का मिजाज बदलेगा। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी मिजाज बदलने वाला है पूरे देश का, पूरे राजनीति का और खास तौर पर विपक्ष का। जयशंकर जी, क्या अहले नजर का मिजाज बदलने वाला है? मिजाज बदलना जो है आपको कुछ ही दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा राष्ट्रीय राजनीति में। जो देखिए, पहली बात तो यह है, जैसे अभी आप कह रहे थे कि सोनिया गांधी से बार बार नीतीश कुमार या तेजस्वी मिल रहे हैं, लोग एक दूरी बन रही। तो बिहार में सत्ता परिवर्तन की पटकथा तो 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही लिखी जानी शुरू हो गई, लेकिन उसका अंतिम अध्याय जो है, पिछले दिनों जब सोनिया गांधी कोविड से बीमार हुई थी, अस्पताल में गई थी गंगाराम हॉस्पिटल में, उस दौरान नीतीश कुमार की उनसे बातचीत और उसी दिन वो पटकथा को अंतिम रूप दे दिया गया था। अब उसका प्रतिफल जिस समय हुआ, जिस समय फैसला किया गया, वो एक अलग बात हो सकती है। मैं बार बार ये सवाल मेरे मन में है, मैं जाकर एक बार पूछूंगा, नीतीश कुमार से भी पूछूंगा कि भाई आपने इतनी देर क्यों की। अगर वो थोड़ा सा पहले कर लेते ये फैसला तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी फर्क पड़ जाता। जो जिस ढंग से जीत के आई है, एनडीए जीत करके आई है। देखिए, नीतीश कुमार आज सिर्फ बिहार में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में भी उनकी प्रेजेंस है, मणिपुर में उनके लगभग आधा दर्जन विधायक हैं, बाकी राज्यों में भी धीरे धीरे उनका एक्सपेंशन हो रहा है। झारखंड में भी अभी उन्होंने राज्यसभा का अपना टिकट जो खीरू महतो को दिया वहां से, तो उस ढंग का उनका ये है। तो एक तो यह है कि जो कुछ भी हो रहा था, वो जब जातीय जनगणना की बात हुई थी, जब नीतीश और तेजस्वी उसी समय से करीब आए थे और उसी समय आपस में बातचीत जो हो गई थी, तो उस समय शुरू हुआ, फिर बाद में सोनिया गांधी के मंजूरी के बाद उसका ये हो गया। अब मैं ये कह रहा था कि जो आने वाले कुछ ही दिनों के बाद राष्ट्रीय राजनीति में इसका असर दिखने लगेगा, क्योंकि आप याद करिए 2015 के विधानसभा का चुनाव, नीतीश कुमार एक कुशल प्रशासक हैं, कुशल राजनेता हैं, चाणक्य की भूमि से चंद्रगुप्त की भूमिका में भी रहे हैं। वो ये सब कुछ है, ईमानदारी के, मतलब उनके ऊपर कोई करप्शन का निजी तौर पे कोई बड़ा आरोप नहीं है, सांप्रदायिकता के साथ कभी उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया है, ये सब बातें हैं। लेकिन इन सब के बाद अलावे वो एक राजनीति में ऐसे चंद नेताओं में से हैं जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और हाजिर जवाब हैं। अब आप देखिए 2015 का चुनाव, मैं उसी समय, आपको याद होगा, हम देशबंधु के लिए गए थे बिहार का चुनाव कवर करने के लिए। उस समय जो दिख रहा था, भाई नीतीश कुमार जब भाषण करते थे तो 2 वाक्य 4 वाक्य बोलने के बाद कहते थे कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसको सुन लीजिए आप। और उसी के बाद बड़ा सा स्क्रीन रहता था और स्क्रीन पर मोदी जी के भाषणों का शुरू हो जाता था चक्र, और उसके बाद कहते थे कि देखिए उनका ये भाषण है और ये असलियत है, हकीकत में ये है, उनका भाषण में ये है। तो उसको जिस ढंग से उन्होंने बिहार के पैमाने पर किया था, अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर इसका काम कर दें, उसी ढंग से कर दें, पूरे देश भर में जाकर के बड़े बड़े स्क्रीन पर दिखाई देना शुरू हो जाए, सिर्फ अपोजिशन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2013 से लेकर के अब तक मोदी जी के जो भाषण है, उनका एक संग्रह, उनके भाषणों के वीडियो का एक संग्रह तैयार कर लें और उसकी जो असलियत है, जो जमीनी हकीकत है, उसके साथ उसका मिलान करके दिखा दें। अब देखिए तमाशा बन जाएगा। और दूसरा यह है कि देखिए, जो आज हमारा मीडिया जो जैसे बात हो रही थी, डिस्कस कर रहा है कि साहब 2024 में क्या नीतीश कुमार चेहरा होंगे या नहीं होंगे, और ओपिनियन पोल दिखा रहा है। हमारे मीडिया में जरा सी भी शर्मो हया है तो उसको इस बात पे बहस करना चाहिए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो मानदंड कायम किए हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कि 70 के पार मार्गदर्शक मंडल की दरवाजे पर, 70 वर्ष की उम्र अगर पार कर गई है तो उसके बाद वो सक्रिय राजनीति से अलग करके उसको कितने लोगों का टिकट कर गया। हुकुम देना यादव हम लोग के जानने वाले थे, यशवंत सिन्हा थे, उनको भेज दिया था आपने, आडवाणी जी को चुनाव नहीं लड़ने दिया था, जोशी जी को चुनाव नहीं लड़ने दिया था। तो 2024 में नरेंद्र मोदी जी की उम्र कितनी हो जाएगी?
वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और उसके बाद भी वो 5 साल के लिए रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर तो बहस चलाइए आप एक बार। इस पर कोई बहस नहीं चलाए, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है बात करने की कि हाँ इस बात पर तो IT सेल तुरंत आ जाएगा उनके सामने। तो ये सारी बातें हैं। और दूसरा जो हमारे मित्र ने आप बता रहे थे कि हरिवंश जी का क्या होगा, वो हमारे मित्र ओम प्रकाश तिवारी ने जानना चाहा है। देखिए, हरिवंश नारायण सिंह जो है, हमारे रविवार में हम लोग एक साथ काम करते थे, हमारे सहयोग, हम उनके सहयोगी रहे हैं। हम रविवार में पहले से थे, वो बाद में आए थे, लेकिन हम उनके सहयोगी, वो हमसे सीनियर थे, उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज जो तकनीकी पॉइंट है, तकनीकी दृष्टि से हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति से त्यागपत्र देने की कोई जरूरत नहीं हो, क्योंकि वो जिस दिन उपसभापति के पद पर चुने गए वो दलगत राजनीति के दायरे से बाहर हो जाते। तो एक तो इसका तकनीकी पहलू यह है, लेकिन नैतिक पहलू यह है कि वो जनता दल यू के सांसद के तौर पर चुनाव लड़कर के उपसभापति बने हैं। तो जब जनता दल यू भाजपा के साथ गठबंधन से अलग हो गया है, तो नैतिकता की बात तो यह है कि भाई उनको कहना चाहिए कि ठीक है हम जनता दल यू में रहेंगे। लेकिन जैसा कि जो संसद कवर करने वाले लोग हैं या दिल्ली के जो राजनीतिक गलियारों पर नजर रखते हैं, उनका ये मानना है, उनका ये बताना है कि हरिवंश जी इन दिनों नीतीश कुमार से ज्यादा करीबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहे जाते हैं, कि मोदी जी के ज्यादा करीबी हो गए। जिस ढंग से उनके लिए वो ढाल के रूप में, पीठासीन अधिकारी के रूप में, उपसभापति के रूप में जो ढाल का काम करते हैं, तो उसको देखते हुए नहीं लगता है कि वो, हालांकि कोई कह रहा था, पता नहीं मैंने सुन, क्योंकि उससे मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्म नहीं हूं, लेकिन ये बात जरूर थी कि साहब वो हमको पार्टी की बैठक में बुलाया नहीं गया। भैया उनको कैसे बुलाएंगे? उपसभापति तो किसी दल में है नहीं, वहां से त्यागपत्र देने के बाद ही वो दल की बैठक में जा सकते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अपने मन की बात है। अगर उनको समझ में आता है कि साहब हमारे दल जिसने हमको भेजा था वो अलग हो गया है, तो मुझे भी अब इस पद पे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता दल यू के एक सांसद की संख्या ऐसे भी कम हो जाती है राज्यसभा में, तो अगर आ जाएंगे तो बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ करने वाले हैं। जी राजीव जी बिल्कुल। जी धनंजय जी जल्दी से, क्योंकि प्रोग्राम को खत्म करना। जी नहीं, खाली मैं एक ऐड कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ इसको। कि एक तो जो है हरिवंश जी के लिए जेडीयू ने कह दिया है कि ये हरिवंश जी पे डिपेंड करता है कि वो इस्तीफा दे या न दे, क्योंकि जेडीयू को इससे मतलब मजबूर नहीं करेगा, उनको कहेगा नहीं कि आप इस्तीफा दीजिए। एक दूसरी बात, जो नैतिकता की बात जयशंकर भाई ने की, और उनके साथी रहे जो ज्यादा बेहतर जानते हैं उनको, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन तो सोमनाथ चटर्जी जी का भी उदाहरण दिया जा रहा था कि जब वो यूपीए से अलग हो गए थे, यूपीए से अलग हो गई थी पार्टी, उनकी पार्टी, तो भी सोमनाथ चटर्जी बने रहे थे लोकसभा अध्यक्ष, और ये तर्क दिया था कि भैया लोकसभा अध्यक्ष जो है किसी पार्टी का नहीं होता है, जैसा भी जयशंकर भाई ने कहा। तो ये बिल्कुल उन पर निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं। जी सही कह रहे हैं। सोमनाथ चटर्जी काफी चर्चा में रहे थे उस वक्त, और लगातार। लेकिन सर सीपीआईएम ने उनसे कहा था इस्तीफा देने के लिए, उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, और बाद में सीपीआईएम ने उनको पार्टी से निकाल दिया। ये भी गतिविधि हुई थी। जेडीयू के बारे में भी नहीं कहा है उन्होंने, लेकिन जैसा जयशंकर जी कह रहे हैं कि वो नैतिकता की बात है कि आप जेडीयू के सांसद के रूप में आप चुने गए, निश्चित रूप से आप निर्दलीय हैं, पद पर रहते हुए आप निर्दलीय हैं, लेकिन जहां तक नैतिकता का सवाल है, उस सवाल के तहत अगर आप यह वांछित है कि आप उस पद से हट जाए, ये अलग बात है कि वो हटे या ना हटे। और लेकिन सोमनाथ चटर्जी को उनकी पार्टी ने कहा था इस्तीफा देने के लिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जनता दल यू कार्यक्रम जो है वो लगातार आते रहेंगे। खैर डिस्कशन इस पर जो है वो बाद में फिर कर लेंगे। इस कार्यक्रम को समाप्त करूं, लेकिन उससे पहले आप पांचों हमारे साथी सुनील शुक्ल जी, धनंजय कुमार जी और राकेश अचल जी, जयशंकर गुप्त जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप पांचों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े और इस कार्यक्रम की शोभा आप लोगों ने बढ़ाई अपने बातों से, अपने विचारों से। बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े रहे, लगातार अपनी बात
लिखते रहे। आप सबको भी, और ओम प्रकाश तिवारी जी ने धन्यवाद बोला है कि सविस्तार से आपने समझा दिया जयशंकर जी के लिए, और साथ में सतीश शर्मा कह रहे हैं कि आप और आपके सभी सदस्य तथा सभी दर्शक ऐसे ही जनता को जोड़ने में, एक दूसरे को जोड़ने में मदद करते रहें। बीजेपी को हटाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को धन्यवाद सर। अफरोज आलम भी हमारे साथ, इम्तियाज अली है, मखसूम खान है, जावेद इकबाल जी बाद में जुड़े लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। तो आप तमाम साथी, शकील अख्तर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबको, आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े रहे। और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ विचारों के साथ में, और साथ में आप सबका इंतजार रहेगा। तब तक देखते रहिए टीवी लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।